हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका बायो अध्यापक DV यादव। बच्चों, आज जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जो दूसरा भाग है श्वसन, इसको आज पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आपने पोषण, जंतुओं में पोषण और पौधों में पोषण पढ़ा था। अब है श्वसन। श्वसन जीवों की एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्य तौर पर श्वसन का अर्थ हम लोग सांस लेने से लगाते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन ये आधी क्रिया हुई बच्चों, क्योंकि जो ऑक्सीजन अंदर ली जाती है उसका शरीर के अंदर क्या उपयोग होता है और कहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जिसको हम बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन ली जाती है वह ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ है, यानी अवशोषण और स्वांगीकरण की क्रिया के बाद पोषण में आपने पढ़ा था कि जो भोज्य पदार्थ है वह कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रहता है। तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में वह कार्बनिक भोज्य पदार्थ रहता है और वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन के साथ मिल करके वह भोज्य पदार्थ जलता है, या यूं कहा जाए कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रुधिर परिसंचरण के माध्यम से हमारे फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से फिर बाहर छोड़ दी जाती है। जो ऊर्जा बनती है वह ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है और हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में खर्च होती रहती है। तो ये है पूरे श्वसन की बात कि श्वसन क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। अंदर ली गई ऑक्सीजन द्वारा कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इस पूरी जैविक रासायनिक अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब जंतुओं में श्वसन की क्रिया विधि को निम्न 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा गैसीय विनिमय, तीसरा कोशिकीय श्वसन। पहला है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है या निकाला जाता है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास क्रिया या अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास क्रिया या ब्रीथिंग कहते हैं। तो पहला हो गया बाह्य श्वसन। दूसरा है गैसीय विनिमय, यानी ऑक्सीजन जो है उत्तकों तक तथा उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन अंगों तक पहुंचती है। इसको कहते हैं गैसीय विनिमय, यानी ऑक्सीजन कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से बनी कार्बन डाइऑक्साइड
श्वसन अंगों तक पहुंचती है तो इसे कहते हैं गैसीय विनिमय। और फिर तीसरा है कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है तो उससे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये 3 स्टेप है, बाह्य श्वसन, गैसीय विनिमय और कोशिकीय श्वसन। अब श्वासोच्छ्वास क्रिया यानी सांस लेने की क्रिया, ऑक्सीजन को अंदर लेना कहलाता है नीह श्वसन, निःश्वसन या अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता नीह श्वसन या उच्च श्वसन। तो ये श्वासोच्छ्वास क्रिया में 2 हैं, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। इसके बाद है ये बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में अंतर क्या होता है। तो बाह्य श्वसन की जो क्रिया होती है, यह इस क्रिया में वायु की ऑक्सीजन को अंतः श्वसन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचाया जाता है। बाह्य श्वसन में यानी वायुमंडल से जो ऑक्सीजन ली गई वह कोशिका द्रव्य तक पहुंचाई जाती है। अंतः श्वसन में क्या होता है, कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। दूसरा स्टेप है या दूसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के जीवों में इस क्रिया के लिए विभिन्न श्वसनांग होते हैं और अंतः श्वसन में यह क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। और तीसरा पॉइंट है कि इस क्रिया में यानी बाह्य श्वसन की क्रिया में ये निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला श्वासोच्छ्वास, दूसरा है गैसीय विनिमय, तीसरा है श्वसनांगों से वायु की ऊतकों तक पहुंचना और फिर कोशिकाओं में से गैसों का आदान प्रदान और फिर निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों तक ले जाकर वायुमंडल में छोड़ना। और अंतः श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु से पायरवीक अम्ल बनता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और फिर वह पायरवीक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पुनराक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये चीजें हैं कि जो बाह्य श्वसन होता है इसमें किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो कोशिकीय श्वसन होता है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इसके बाद है श्वसन के प्रकार। बच्चों के श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन मुख्य 2 प्रकार रूप से होता है। एक है वायवीय या ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अवायवीय या अनाक्सी श्वसन। तो पहले हम चलते हैं वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन के अंतर्गत यानी जो ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है तो पहले ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज के अणुओं का टूटना, यानी ग्लूकोज का जो अणु है वह पायरवीक अम्ल के अणुओं में टूटता है, या ग्लूकोज के टूटने से जब पायरवीक अम्ल बनता है तो इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और जब पायरवीक अम्ल बन जाता है, पायरवीक अम्ल के साथ एटीपी भी बनता है।
तो जब पायरवीक अम्ल बन जाता है तो इस पायरवीक अम्ल को जब ऑक्सीजन मिलता है तब आगे की क्रिया ऑक्सीश्वसन कहलाती है। यानी इसमें जो पायरवीक अम्ल बना अब फिर वह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न एंजाइमों के द्वारा विभिन्न स्टेप में अनेकों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे पायरवीक अम्ल से क्या बन जाता है, ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। क्योंकि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र के रूप में होती है, इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र का आविष्कार किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रेब्स चक्र होता है। तो जो वायवीय श्वसन है इसमें दो क्रियाएं प्रमुख हो गई या दो पदों में होती है, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का अणु पायरवीक अम्ल के अणुओं में टूटता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इसमें पायरवीक अम्ल के साथ 2 एटीपी के अणुओं का निर्माण भी होता है। अब जब यह पायरवीक अम्ल पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी उसको ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरवीक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया विभिन्न पदों में होती है और एक चक्र में होती है, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जो संपूर्ण वायवीय श्वसन हो रहा है इसमें ग्लूकोज से पायरवीक अम्ल और पायरवीक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। जो इसमें बच्चों में ये दिखाऊं इस तरह से, मैंने ये बनाया है कि ग्लूकोज से, ये देखिए दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ग्लूकोज का अणु जो है पायरवीक अम्ल में टूटता है। नीचे की ओर बनाया पायरवीक अम्ल है, यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस की कहलाती है और पायरवीक अम्ल को फिर नीचे दिखाया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तो कहलाएगा क्या चीज है, ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन। और इसमें जो समीकरण दिया गया है बच्चों, लिखा गया होगा वहां पर समीकरण इसका, तो इसका समीकरण दिखाया गया है कि लिखा है नीचे कि C6H12O 6 + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है एक ग्लूकोज के अणु से। दूसरी तरफ आप देखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अराक्सी-श्वसन है, उसका समीकरण लिखा है C6H12O6 इज इक्वल टू 2C2H5OH + 2CO2 + 27 किलो कैलोरी, ये ऊर्जा है। तो यहाँ पर ऑक्सी-श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और अराक्सी-श्वसन में केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है
और अनाक्षी श्वसन की भी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन आक्षी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो पूर्ण यानी वायवीय श्वसन से कुल 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल 10 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन उसमें 2 एटीपी के अणु खर्च हो जाते हैं, इसलिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल एटीपी के अणुओं का लाभ 8 होता है, यानी 8 एटीपी के अणुओं का लाभ ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में होता है। और क्रेब्स चक्र की क्रिया में कुल जो है 30 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 24 क्रेब्स चक्र के अंदर और 6 जो होते हैं वह क्रेब्स चक्र से बाहर ही एसिटाइल कोएंजाइम से यानी 6 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। तो 24 और 6 30 यानी टोटल क्रेब्स चक्र में मान लिया जाए तो 30 एटीपी के अणुओं का निर्माण, और ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। इस तरह से पूरे वायवीय श्वसन में कुल 38 एटीपी के अणुओं का लाभ होता है। अब दूसरा है अवायवीय या अनाक्षी श्वसन। मैंने बताया सूक्ष्म जीवों में क्रिया होती है, वायवीय श्वसन की उच्च जीवों में होती है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे जीवाणु हैं, कुछ कवक हैं, तो इनकी कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया तो होती है, यानी ग्लूकोज का अणु टूटता है पायरवीक अम्ल में, लेकिन अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है बच्चों। इसलिए जो पायरवीक अम्ल बनता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में ही वह पायरवीक अम्ल टूटता है, यानी अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बनता है एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो अनाक्षी श्वसन की जो क्रिया है यह सूक्ष्म जीवों में होती है, और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया उनके कोशिका द्रव्य में होती है, उसमें भी पायरवीक अम्ल बनता है। अब चूंकि इन जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसलिए यह क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरवीक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 27 एटीपी अणुओं का निर्माण, अरे 2 एटीपी ना, गलत है बच्चों, 2 एटीपी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 2 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। जैसे वायवीय श्वसन में 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, उससे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें क्या है 2 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, यानी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य में भी बच्चों अनाक्षी श्वसन हो जाता है। कभी कभी किस परिस्थिति में, जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर लिए, तो क्या होता है कि शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत अधिक एक्सरसाइज हो रही है, तो उस मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए पेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन हो जाता है,
जिससे क्या होगा कि जो पायरविक अम्ल है वह या ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है और बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है कि पेशियों में बहुत दर्द होती रहती है, जिसको हम कहते हैं पेशियों में खिंचाव आ गया है तो या मोच आ गई है, वह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हो जाता है। और यह जो क्रिया होती है मनुष्य में ही नहीं होती है, दूसरे जानवरों में भी, जैसे शेर है, चीता है, हिरन है, घोड़ा है, यानी जो लंबी दौड़ लगाते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं, उनकी पेशियों में भी खिंचाव हो जाता है। तो खिंचाव का मतलब यही है कि पेशियों में क्या हो जाता है? अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पेशियों को, तो ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अब है बच्चों, अब ये हो गया कि अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन। अब एक बार फिर सुन लें कि आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर होता है। तो आक्षी श्वसन की क्रिया जो होती है इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, और अनाक्षी श्वसन की जो क्रिया है इसके लिए यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। आक्षी श्वसन की क्रिया उच्च कोशिकीय या उच्च स्तरीय जंतु जीवों में होती है, और जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है वह सूक्ष्म जीवों में होती है। और आक्षी श्वसन की क्रिया में यानी भोज्य पदार्थों का या कहा जाए पायरविक अम्ल का माइटोकांड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। 38 एटीपी का मतलब 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अनाक्षी श्वसन में पायरविक अम्ल क्योंकि माइटोकांड्रिया नहीं होती, तो पायरविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे केवल 2 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, यानी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऑक्सी श्वसन में जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और लेकिन अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल, क्या चीज है? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो ये है ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। अब आते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो बच्चों, पेड़ पौधों के शरीर में कोई इस तरह का श्वसन तंत्र या विशिष्ट अंग नहीं होता है, और पौधे के जड़, तना, पत्ती सभी भागों से श्वसन क्रिया होती है। मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, और इन रंध्रों के जरिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं उसमें वात रंध्र पाए जाते हैं, दरार होती हैं, और जिसे हम वात रंध्र कहते हैं। तो उन वात रंध्रों के द्वारा भी जो है क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इस तरह से। और दूसरी चीज है कि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कभी बच्चों ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, जब पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि जो पौधे हैं वह भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो श्वसन क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। ये गलत बात है। कोई भी जीव, चाहे वह सूक्ष्म जीव है चाहे उच्च स्तरीय जीव है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा के कभी पूछ दिया जाता है कि जंतुओं में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है, तो पौधों में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो बच्चे तुरंत लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलत है।
वो हर जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ता है। अब आइए जंतुओं में श्वसन। विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, तो सब में श्वसन कैसा होता है। जो एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए कोई अंग नहीं होता है। उनके शरीर की जो बाहरी त्वचा है उसी से ऑक्सीजन विसरण द्वारा उनके शरीर के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा ही बाहर निकलती है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और इस तरह से अब जैसे केंचुआ है तो केंचुए की जो त्वचा होती है बाहरी वह मुलायम होती है और भीगी रहती है, तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन उसके त्वचा से अंदर चली जाती है और रुधिर वाहिकाओं में, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह विसरण द्वारा फिर वो बाहर निकल जाती है। अब पानी में रहने वाले जैसे मछली है, तो मछलियों में गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। गिल्स या गलफड़े द्वारा वे श्वसन करती हैं। यानी जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको मछलियां लेती हैं, तो जब ऑक्सीजन लेती हैं गिल्स में तो उनके गिल्स फूल जाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन विसरण द्वारा जो है कहाँ चली जाती है, रुधिर के अंदर चली जाती है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है रुधिर से वह फिर उसी विसरण द्वारा जो है गलफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह और जो उच्च स्तरीय जंतु होते हैं और बड़े आ गए जो जमीन पर पाए जाते हैं, तो उनके पास जो है फेफड़े होते हैं और फेफड़ों के द्वारा उनमें श्वसन होता है। यानी वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अब हम आवे कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो मनुष्य में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है, और श्वसन तंत्र में अंग जो होते हैं वह सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग होते हैं। सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत बच्चों है नासिका। नासिका माने नाक, नासिका एवं नासा मार्ग, फिर है ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वसन नली या श्वास नली, ये है सहायक श्वसन अंग। और मुख्य श्वसन अंग में आता है एक जोड़ी फेफड़े। तो पहले नासिका या नासा मार्ग। सभी लोगों के चेहरे पर नाक है और यह दो बाह्य नासा छिद्रों द्वारा बाहर की ओर खुलती है। नासिका के मध्य में जो है उपास्थि की बनी हुई जो है भीतर जो है ये एक नासा पट होता है जिससे दो भागों में वह छिद्र बटा हुआ होता है। नासा गुहा पीछे की ओर टेढ़े मेढ़े घुमावदार नासा मार्ग में खुलती है। यह मार्ग हड्डियों के कारण या अस्थियों के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और नासिका का जो अगला भाग है उस अगले भाग को नासावेश्म कहते हैं। और नासावेश्म में क्या पाए जाते हैं, रोमे होते हैं और श्लेष्मक कला होती है इसके भीतर। तो रोमे होते हैं और श्लेष्मक कला, और श्लेष्मक कला से ये एक द्रव पदार्थ जो हमेशा निकलता रहता है जिससे नाक का भीतरी भाग हमेशा नम बना रहता है। और रोमे रहते हैं, तो जब वायुमंडल से आप ऑक्सीजन लेती हैं तो उस वायु में धूल आदि के कण भी जाते हैं जो उसी बालों में क्या होते हैं वो चिपक जाते हैं। और चूंकि भीतर नाक में जो है भीगा हुआ भाग रहता है तो जो भी यानी मिट्टी आदि के कण हैं धूल आदि के वो सब चिपक जाएंगे और जो ऑक्सीजन है वह छन करके भीतर आपके ग्रसनी में पहुंच जाती है। तो ये है नासिका एवं नासा मार्ग। फिर है ग्रसनी। नासा मार्ग पीछे की ओर जो है
ग्रसनी में खुलता है। लगभग यह 13 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की संरचना होती है और अगला भाग इसका चौड़ा होता है, जिसे नासा ग्रसनी कहते हैं, और निचला भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। फिर आता है कंठ। बच्चों ये पुरुषों में गले में देखोगे, ये आगे की गले में यहाँ पर बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, जिसे हम उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये टेटुआ या जो भी इसको कह लेते हैं आप जो है। तो यह पुरुषों में गले में बाहर की ओर निकला हुआ भाग होता है। ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है, जिसे घाटी द्वार कहते हैं, या टेटुआ या एप्पल या ग्लोटिस भी इसे कहा जाता है। इसके ऊपर उपास्तिका बना हुआ एक कवर होता है, ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और जब आप भोजन करते हैं तो यह एपिग्लॉटिस कपाट इसको ढके रहती है, जिससे कि भोजन कण जो है उस श्वास नली में जाने न पावे। और वहां पर एक जोड़ी वाक रज्जू होते हैं, वोकल कार्ड्स, जो कंपन करते हैं, और कंपन करने के कारण ही जो कुछ भी आप बोलते हैं तो वह ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कंठ हो गया। और लड़कियों में यह जो गले के बाहर निकला हुआ टेटुआ वो नहीं होता, वह भीतर ही रहता है, छोटा रहता है, इसलिए बाहर की ओर वह दिखाई नहीं पड़ता है। ये केवल लड़कों में बाहर दिखाई पड़ता है। अब है इसके पीछे श्वास नली। श्वास नली यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। पूरे गर्दन में जो है यह फैली होती है और आगे चल करके फिर वक्ष भाग में 2 भागों में बंट जाती है, जिसको हम श्वसनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी या श्वसनिया कहते हैं। और फिर वह जाकर के फेफड़ों में विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं जो होती हैं वो फेफड़ों में रहती हैं। और जो श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर जो है क्या पाया जाता है कि उपास्तिका बना हुआ 15 से 20 सी आकार का छल्ला होता है, जो कि वायु न रहने पर ये श्वास नली को चिपकने नहीं देता है। अब है 5वां बच्चों फेफड़े। फेफड़े मनुष्य में जो है 2 होते हैं, वक्ष भाग में, वक्ष गुहा में ये पाए जाते हैं। और मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वह 3 पिंडों का बना होता है और बायां जो फेफड़ा होता है वह 2 पिंडों का बना होता है। और फेफड़े के ऊपर दोहरी कला होती है या आउटर कवरिंग जिसे कहा जाता है, तो उसको कहते हैं फुफ्फुसावरण, प्ल्यूरा या फुफ्फुसावरण उसको कहा जाता है। और उस झिल्ली, दोनों झिल्ली के बीच में गुहा होती है, जिसे हम कहते हैं फुसफुस गुहा। और उसके अंदर तरल पदार्थ होता है जो कि क्या करता है कि बाहरी झटके से फेफड़ों की सुरक्षा करता है। और फेफड़ों के अंदर वायुकोश पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 15 करोड़ की होती है। 15 करोड़ तक इनकी संख्या होती है। प्रत्येक जो वायुकोश है उसमें श्वास नली आती है और इन नलिकाओं को कूपिका नलिकाएं कहते हैं। ये नलिकाएं आगे चल करके फूल करके अंगूर के गुच्छों की भांति कूपिकाएं बनाती हैं, जिसे वायुकोश कहते हैं। और वायुकोश में अनेकों जो है रुधिर की केशिकाएं फैली हुई होती हैं और उनका जाल बिछा हुआ होता है, और जिसमें शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है। और वह ऑक्सीजन रुधिर रहित यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वह वायुकोश की वायु में आ जाता है।
और फिर वहां से जो है यानी दबाव के कारण फिर वो बाहर निकाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ऑक्सीजन वायुकोश में जाती है फिर वह जो होती है रुधिर की केशिकाओं में विसरित हो जाती है और ये केशिकाएं सभी मिलकर के मोटी फुसफुस सिरा बनाती हैं और उस फुसफुस सिरा में आके खुलती हैं और वह ऑक्सीजन फुसफुस सिरा में आती है और फुसफुस सिरा से फिर ऑक्सीजन यह हृदय के जो बाएं भाग में पहुंचती है। यानी शुद्ध जो ऑक्सीजन है वह फेफड़ों से फुसफुस सिरा द्वारा हृदय में पहुंचाई जाती है। तो ये है बच्चों जो है इसके फेफड़े के बारे में कि कौन कौन से अंग रहे हैं। तो श्वसन तंत्र में जो है जो अंग हैं उनका मैंने इस चित्र बनाया है, इसको आप ध्यान से देखें कि कहां पर नासिका है, कहां ग्रसनी है, श्वसनी है, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ये किस तरह का चित्र है। दिखाई दे रहा है? ग्रसनी से नीचे ये लंबी जो है मोटी वाली श्वास नली है जिस पर उपास्थि के छल्ले बने हुए होते हैं और नीचे ये फेफड़े हैं, दोनों दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा, और फेफड़े के पास आकर दो भाग में बढ़ जा रही है जिसे श्वसनी कहते हैं और फिर वह फेफड़े के अंदर जो है तमाम शाखाओं में बढ़ती है और फिर वो कूपकार बन जाती हैं, वायुकोश बन जाते हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं फेफड़े में। वायुकोश फुसफुसावरण यानी कि जो फेफड़े के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली होती है उसको फुसफुसावरण कहते हैं। तो इस तरह से ये चित्र के माध्यम से आप देख लें कि कहां पर ग्रसनी है, कहां श्वास नलिका है, फेफड़े कहां है, श्वसनी कहां है, फेफड़े में वायुकोश क्या है। ठीक है। अब है कि मनुष्य में ब्रीथिंग की जो क्रिया, श्वास लेने की जो क्रिया है वह कैसे होती है। तो दो भाग में है, निश्वसन और निःश्वसन। बच्चों जब आप सांस लेते हैं तो अपने वक्ष भाग को देखेंगे कि ऊपर की ओर खींच जाता है। सांस लीजिए, जब ऊपर की ओर जब सांस लेते हैं तो वक्ष वाला भाग ऊपर की ओर खींच जाता है, यानी कि जो पेशियां होती हैं पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां वो संकुचित होने लगती हैं जिससे ऊपर की ओर उठती हैं और नीचे का जो तंतुपट है वह भी सिकुड़ करके चपटा हो जाता है। उससे क्या होता है कि भीतर है यानी जो गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन है वह बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है आयतन तो फेफड़े के अंदर का जो दाब है वह कम हो जाता है और बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है जिससे ऑक्सीजन आपके नाक से होकर के अंदर चली जाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं निश्वसन, अंतः श्वसन। और दूसरा है निःश्वसन, उच्च श्वसन। इसमें क्या है कि जब आप सांस छोड़ती हैं, देखिए सांस छोड़ेंगी तो क्या होगा कि वक्ष के जो पसलियां हैं वहां कहा आ जाएंगी, नीचे अपने स्थान पर आ जाएंगी। जब अपने स्थान पर नीचे आ जाएंगी तो क्या होगा कि वक्ष का आयतन कम हो जाएगा और जब आयतन कम हो जाएगा तो फेफड़ों पर दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण तंतुपट ऊपर की ओर जाने लगता है और फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है अधिक दबाव के कारण है वह क्या करती है, नासा से यानी नासिका से फिर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसे कहते हैं निःश्वसन और ये क्रिया इस तरह से चलती रहती है, यानी निःश्वसन और निःश्वसन और निःश्वसन। तो निःश्वसन में क्या हुआ कि आपने सांस लिया तो वक्ष का भाग ऊपर की ओर खींच जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ये भाग वक्ष का नीचे की ओर आ जाता है। जब ऊपर की ओर वक्ष आता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है जिससे
आयतन कम, दबाव जो है कम हो जाता है। आयतन बढ़ेगा, दाब कम हो जाएगा, बाहर से वायु नाक द्वारा अंदर आ जाएगी। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये वक्ष अपनी जगह पर हड्डियां चली गई, तो आयतन कम हो गया और फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब अधिक बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये श्वसन की क्रिया होती है। अब 1 मिनट में जितनी बार आप सांस लेते हैं वह आपकी श्वसन दर कहलाती है और यह 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। तो इस तरह से श्वसन के बारे में बच्चों बताया गया और ये श्वसन की आर्टिकल खत्म हो गई। और आप जो है अगले वीडियो के लिए आप वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। और इसी के साथ बच्चों आज का अध्यापन कार्य या शिक्षण कार्य आज समाप्त हुआ। बच्चों थैंक यू, गुड बाय।